प्रबुद्ध पाठ को आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास के काव्यों में प्रकृति चित्रण। किसी विद्वान ने कालिदास का परिचय देते हुए कहा था, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है, अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात पुराने समय में जब कवियों की गणना हो रही थी तो कालिदास का नाम सर्वप्रथम उंगली कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हो गया। आज भी उनके समक्ष कोई कवि नहीं आता, उनके समान कोई कवि नहीं आता जिसको अनामिका उंगली पर प्रतिष्ठित किया जा सके। इसीलिए अनामिका उंगली का नाम सार्थक हो रहा है। वस्तुतः कालिदास मानव जीवन की शाश्वत आकांक्षाओं एवं प्रवृत्तियों के सूक्ष्म दृष्टा कवि हैं। उनके अमर काव्य की स्रोतस्विनी ऐसे अगाध प्रेम और सौंदर्य की लहलहाती हुई पृष्ठभूमि पर प्रभावमान है जो कभी शुष्क नहीं हो सकती। उनके प्रकृति चित्रण में स्वाभाविकता है और सरलता है, कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन दिखाई नहीं देता। महाकवि का प्रकृति प्रेम विश्व विश्रुत है। केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में उनसे अधिक प्रकृति का प्रेमी कवि दूसरा नहीं दिखाई देता। बाह्य जगत के चित्रण में, प्रकृति चित्रण में कालिदास ने जो मनोरम काव्य रचना की है वह साहित्य जगत में अद्वितीय है। उनका मेघदूत नामक काव्य प्रकृति के मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण है एवं कवि के प्रकृति प्रेम का साक्षात प्रमाण है। कवि धनपत कुबेर की नगरी अलकापुरी का वर्णन करता है तो वैभव एवं विलास की समस्त बहुमूल्य सामग्रियों के होते हुए भी वह प्रकृति को विस्मृत नहीं कर पाता है। उस अलकापुरी की सुंदरियां छहों ऋतुओं के पुष्पों से अपना श्रृंगार करती हैं। हस्ते लीला कमल के बाल कुंदानुविद्धम नीता लोद्र प्रसव रजसा पांडुता मान्येशी चूड़ा पाशे नवकुर्वकम चारुकर्णे श्रीशम सीमंते च तदुपगमजम यत्र नीपम बधूनाम। यह उन यक्षिणियों का वर्णन है जहाँ की भूमि मणि की बनी हुई है, जहाँ गगनचुंबी प्रासाद खड़े हैं, जहाँ सितमणि के हर्म स्थल हैं, कनक में सिकता है, रात्रि में जहाँ कनक प्रदीप जला करते हैं और जहाँ के तालाबों की सीढ़ियाँ मरकत मणियों की बनी हैं एवं समस्त बहुमूल्य तथा देव दुर्लभ संपत्तियां बिखरी पड़ी हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वहाँ की अमर प्रार्थित अंगनाओं के श्रृंगार की सामग्रियां प्रकृति की विभूतियां हैं, न कि जड़ मणिशिलाओं के टुकड़े। यह वर्णन प्रकट करता है कि प्रकृति के पुजारी भावुक कवि की अंतस्थल दृष्टि को इन प्राकृतिक पदार्थों में जो सुषमा लक्षित होती है वह सुषमा रक्त मुक्ता खचित कंचन के आभूषणों में नहीं दिखाई पड़ती। उस अलकापुरी के वृक्ष सदा पुष्पों से लदे रहते हैं जिन पर मतवाले भ्रमर गुनगुनाते रहते हैं। जहाँ बावड़ियाँ नित्य कमलों से प्रफुल्लित रहती हैं, जिनमें हंसों की पंक्तियाँ मेखला के समान दिखाई पड़ती हैं, जहाँ पालतू मयूरों के पंख सदा चमकदार रहते हैं और वे ऊंची गर्दन करके बोला करते हैं। प्रकृति के ऐसे मनोरम चित्रण में कवि की लेखनी खूब रमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की समस्त वृत्तियाँ उनकी आरंभिक अवस्था से ही प्रकृति के सौंदर्य निरीक्षण में रम गई थीं। उनका ऋतुसंहार नामक काव्य जो
कवि का आरंभिक काव्य माना जाता है। प्रकृति की मनोहरता एवं सूक्ष्म निरीक्षण का एक ज्वलंत साक्षी है। उसका प्रथम श्लोक प्रचंड सूर्य स्पृहणीय चंद्रमा सदा अवगाह क्षतवार संचय दिनांत रम्यो अभिउपशांत मनमथो निदाग काले अयम उपागत प्रिय। इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि सरस्वती के लाडले पुत्र कालिदास के वर्णन रूढ़ियों और अलंकार शास्त्रीय परंपराओं के कोरे निर्वाह मात्र नहीं हैं, अपितु आत्मानुभूति जन्य हैं। इसी प्रकार इस शरद ऋतु ने बांस की झाड़ियों से पृथ्वी को, चंद्रमा द्वारा रात्रि को, हंसों द्वारा नदियों के जल को, कमलों द्वारा सरोवरों को, पुष्पों से बोझ से नीचे झुके हुए सप्तक छद्म के वृक्षों से जंगलों को और मालती के पुष्पों से उपवनों को उज्ज्वल बना दिया है। यह शरद वर्णन कवि की व्यापक दृष्टि तथा उनके वास्तविक तथ्य निरीक्षण का परिचायक है। वसंत ऋतु के वायु वर्णन का दृश्य वर्णन करते हुए कवि कहता है, आकंपयमान कुसुमिता सहकार शाखा विस्तारयन परभृत्यस्य पचांसि दिक्षु वायुर्विवाति हृदयानि हरन्नाराणाम निहारपात विगमात शुभगे बसंते। अर्थात इस बसंत ऋतु में बर्फ के न गिरने से वायु मंजरियों से लदी आम की शाखाओं को हिलाता हुआ और कोयल की रस भरी वाणी को दसों दिशाओं में फैलाता हुआ मनुष्यों के हृदयों को हरता हुआ अति मनोरम ढंग से बह रहा है। ऋतु संहार के प्रत्येक सर्ग में ऋतुओं का वर्णन इतना सरस, सुंदर और भव्य है कि उन्हें पढ़ते या सुनते हुए ऋतुओं का एक चित्र सा खिंच जाता है। कुमार संभव काव्य तो प्रकृति नटी के ललित लास्य की रमणीय रंगशाला है। प्रथम सर्ग का हिमालय वर्णन संस्कृत साहित्य में तो क्या, समस्त विश्व साहित्य में एक दैदीप्यमान नक्षत्र है। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजय पूर्वा परो तोय निधि वगाह स्थित पृथिव्या एव मानदंड। अनंत सौंदर्य राशि ने कवि को अभिभूत कर दिया है, तभी तो कभी कह उठता है, अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमालय के इस सौंदर्य को इसका हिम नष्ट नहीं कर सका। गुणों के समूह में अकेला दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। यह हिमालय अपने शिखरों से अप्सराओं के विलास का प्रसाधन बनने वाली एवं मेघखंडों से अपने रंगों का संक्रमण करने वाली धातु संपदा को अस्मय में प्राप्त संध्या के समान धारण करता है। ऐसा सुंदर, स्वाभाविक एवं सरस वर्णन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कवि का हृदय प्रकृति की मनोरम लीलाओं को देखकर मुग्ध न हो गया हो। महाकवि की अनेक विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है कि जहाँ वे एक ओर प्रकृति के स्वाभाविक शब्द चित्र निर्माण में अतीव प्रवीण हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपनी कल्पनामयी प्रतिभा के सहारे अलौकिक एवं दिव्य विभूतियों का वर्णन भी बड़ी निपुणता के साथ करते हैं। उन्होंने हिमालय निवासी यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के सुमेरु एवं गंधर्व मादन पर्वत आदि के काल्पनिक चित्र अत्यंत सफलतापूर्वक खींचे हैं। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के उदाहरण सर्वत्र बिखरे पड़े हैं।
पर्वतों के झरनों पर दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब उनमें इंद्रधनुष चमकने लगता है, पर संध्या काल के समय सूर्य के लटक जाने पर उनमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता। किंतु झरनों में इंद्रधनुष के दिखाई न पड़ने पर भी तालाबों के जल में लटकते हुए सूर्य की समतल कांति पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो उसके ऊपर सोने से निर्मित पुल बना हुआ है। पश्चिम दिगंत लंबिना निर्मित मितक ये लब्ध्या प्रतिम्या सरोभसाम व्यवस्था तापनीयम सेतुबंधम। रूढ़ी का अनुसरण करने वाले कवि की ये उक्तियाँ नहीं हो सकती, वरन ये उसकी उक्तियाँ हैं जो मुग्ध दृष्टि से प्रकृति की शोभा को देखते हुए सब कुछ भूल जाता है। इसी प्रकार रघुवंश नामक महाकाव्य में भी तपोवन का वर्णन, प्रभात वर्णन, वसंत वर्णन, समुद्र वर्णन आदि अत्यंत अनुपम हैं। पशु और पक्षी आश्रमवासियों के अभिन्न साथी हैं, तभी तो मुनि कन्याएं उनके जल पीने के समय वहाँ से दूर हट जाती हैं। एकांते मुनि कन्या भी तत्क्षणोज्झित वृक्षकम विश्वासाय विहंगा नाम आलवाल अम्बु पायनम। रघुवंश में वसंत का वर्णन भी अत्यंत सुंदर एवं सरस बन पड़ा है। सुगंधित पुष्पों से लदी वन पंक्तियों में कोयलों द्वारा बोली जा रही वाणी मुग्धा रमणियों की वाणी के समान सुनाई देती है। उपवन की वे लताएं जिनके गीत कानों को सुख देने वाले भ्रमरों की गुंजारें थीं, जिनके दांतों की कोमल कांति स्वयं उनके पुष्प थे और जिनके हाथ मानो हवा के हिलाए गए पल्लव थे, ऐसी सुंदरियों की भांति अतीव रमणीय लग रही थीं। बसंत ऋतु ने जड़ चेतन सभी को मदोन्मत्त कर दिया है। कुसुमेव न केवल मार्तवम नवम शोक तरो स्मर दीपनम किसले प्रसवो अपि विलासिनाम मदेता दयिता श्रवणार्पित। अर्थात वसंत ऋतु में उत्पन्न अशोक वृक्ष का केवल पुष्प ही कामोद्दीपक नहीं है, वरन विलासियों को उन्मत्त करने वाला अशोक का पल्लव भी कामोद्दीपक है, जो उनकी प्रियतमाओं के कानों का आभूषण बना हुआ है। इस प्रकार कवि का समस्त रचना संसार अत्यंत भव्य और रमणीय प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। प्रकृति की छटा को देखकर कवि का जी वहीं रम जाता है और वह सब कुछ भूलकर उसे निहारने में संलग्न हो जाता है। वस्तुतः प्रकृति कवि के मानस मंदिर की आराध्या देवी है, जिसे उसने नाना रूपों में सजाया है, संवारा है और चित्रित किया है। साथियों, मुझे पूरी आशा है कि कालिदास का यह रसिक्त वर्णन आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।